आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पास गाउस का सेकंड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी साइज का प्लेन शीट है जो बहुत ज़्यादा थिन है और कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। शीट को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो आपका पेपर है तो वो एक थिन शीट है आपके पास, और उस थिन शीट पे अगर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उसकी वजह से नियर बाई पॉइंट के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक थिन शीट कंसिडर कर लिया। ये आपके पास क्या है, एक थिन शीट है। इस थिन शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये यूनिफॉर्मली हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने ये बता दिया कि इस पे जितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू, और इस शीट का सरफेस एरिया कितना है एस। तो हम बोल सकते हैं कि एस सरफेस एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, तो यूनिट पे कितना होगा क्यू बाई एस, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेट इज सिग्मा क्यू बाई एस। यहाँ से हम लोग क्यू कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एस, और ये आपका क्या है, टोटल चार्ज, ये काम में आएगा। अब आपको गाउस लॉ अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ आपने क्या पढ़ा, मॉडिफाई फॉर्म बात कर रहा हूँ इसकी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे गाउस लॉ लिखा गया उसको अप्लाई करते लीजिए। अगर किसी ने इससे पहले वाला लेक्चर जो गाउस का फर्स्ट एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज वाला वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके अंदर मैंने गाउस लॉ को अप्लाई करने का तरीका समझाया आपको। तो गाउस लॉ अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन है, मतलब हमें क्या बनाना है, एक क्लोज गाउसन सरफेस बनाना है आपके पास। तो मैंने एक क्लोज गाउसन सरफेस बना दिया और मैंने बोला था अगर शीट होगी तो गाउसन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंडर जो है इस सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है, इसलिए दोनों डायमेंशन में बना रहा हूँ आपके पास। ये आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, आपको किसकी डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जो चार्ज होगा, जो आपका पेपर है उसके कितने सरफेस होते हैं, दो। आप उसके आगे भी लिख सकते हो, आप उसके पीछे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से शीट पे जो चार्ज होगा उसके फॉरवर्ड में भी होगा, उसके बैकवर्ड में भी होगा। तो जो फॉरवर्ड में पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा इस तरीके से, और जो बैकवर्ड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड एट डेट डायरेक्शन आपके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता दी, अब क्या बताओगे आपके पास, सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन। तो जो सिलेंडर होता है उसके पास टोटल कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। पहला ये प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस का सरफेस वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डीएस वेक्टर, ये सरफेस नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट सरफेस के ऊपर थीटा कितना फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, डेट इज पैरेलल टू ईच अदर, सो दे फॉर्म एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एक प्लेन सरफेस ये भी इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डेट इज डीएस वेक्टर। और यहाँ पे भी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना फॉर्म करोगे, 0 डिग्री। एक इसका ये कर्व सरफेस है, तो ये जो कर्व सरफेस आपके पास है, इस कर्व सरफेस पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, तो हम बोलेंगे कर्व सरफेस से सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा डेट इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना बताएंगे, 90 डिग्री। समीशन क्यू क्या है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, सिग्मा एस। एक बात मैंने पहले भी बताई है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सरफेस वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास जितने सरफेस वेक्टर होंगे उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सरफेस वेक्टर कितनी टाइम्स आए, 3 टाइम्स, फर्स्ट, सेकंड और देन थर्ड।
तो नाउ वी डिवाइड Gaussian सरफेस इन 3 पार्ट। हम इस Gaussian सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वेक्टर ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू समीशन क्यू। समीशन क्यू को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा एस। तो सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो गाउसन लॉ होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और समीशन क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पे एंगल कितना है? 0, सेकेंड पार्ट पे एंगल कितना है? 90 और थर्ड पार्ट पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कि ये जो डॉट रिमूव करते हैं तब क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ई डी एस। फर्स्ट पार्ट पे एंगल कितना? 0 डिग्री प्लस सेकेंड पार्ट ई डी एस कॉस ऑफ कितना? 90 डिग्री प्लस थर्ड पार्ट ई डी एस कॉस ऑफ कितना आपके पास? 0 डिग्री इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस प्लस कॉस 90 0, पूरी टर्म 0। इधर कॉस 0 डिग्री 1 होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? ई डी एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना, इसको हो जाएगा 1 डी एस प्लस ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 डी एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई 1 डी एस का इंटीग्रेशन कितना है? एस प्लस ई 1 डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा? एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा? 2 ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट हो गया तो हम बोलेंगे आपके पास 2e इक्वल है किसके? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो e कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन शीट। ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल। इसलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, so it is constant for r। तो ये r डिस्टेंस के लिए क्या है? कांस्टेंट। इसलिए जब आप e और r के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट कर्व, डेट इज स्ट्रेट लाइन आपके पास होगा। अब इस चीज़ को नोट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान दीजिए इधर आपके पास हम कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है और इसकी वजह से आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिया जिसने किसका काम किया? गाउसन सरफेस का। इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, एक फॉरवर्ड और दूसरी डायरेक्शन कैसी बनेगी आपके पास? बैकवर्ड। कितने सरफेस वेक्टर होंगे? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सरफेस चार्ज डेंसिटी से आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई एस। तो यहाँ से क्यू क्या हो गया? सिग्मा एस। गाउस लॉ अप्लाई किया। गाउस लॉ कितना आपके पास? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर चुके हो सिग्मा एस। तो समीशन क्यू की जगह क्या रख देंगे? सिग्मा एस रख दिया, सिग्मा एस। देन वी डिवाइड गाउसन सरफेस इन 3 पार्ट। गाउसन सरफेस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे एंगल 0 डिग्री, सेकंड पार्ट पे एंगल 90 डिग्री, थर्ड पार्ट पे एंगल कितना है? 0 डिग्री और बाकी टर्म एज इट इज। कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? ई डी एस आपके पास, जहाँ ई कांस्टेंट है 1 डी एस हो जाएगा। कॉस 90 0, पूरी टर्म 0। यहाँ पे ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 डी एस सिग्मा एस।
1 ds का इंटीग्रेशन कितना होगा s, तो ये कितना हो जाएगा es, ये भी कितना हो जाएगा es सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s क्या हो गया कैंसिल आउट, तो e इक्वल टू कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे e और सिग्मा डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल, इसलिए e और सिग्मा के बीच में ग्राफ कैसे आएगा एक स्ट्रेट लाइन। और है इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस r, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फॉर डिस्टेंस r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसके लिए, r के लिए, इसलिए आप जब E और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा एक कांस्टेंट ग्राफ। थैंक यू।